हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और अब इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा हमारा चैप्टर 1 पार्ट 1। देखिए चैप्टर 1 पार्ट 1 आपका बहुत सिंपल है, जिसमें हम लोग बात करने वाले बेसिकली हमारे व्हाट इज इकोनॉमिक्स की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा चैप्टर का ओवरव्यू है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमें बात यहाँ पे क्या करनी है, सारी हमारी सारे डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कि हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में किन चीजों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी डेफिनेशन की कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है। देन जैसे मैंने आप लोगों को हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया कि माइक्रो मैक्रो हमारे दो अलग अलग डिविजन्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो उन दोनों के बारे में हम लोग उसके बात करेंगे कि भाई माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, उसके अंदर उनका मतलब क्या क्या होता है, हम किन चीजों के बारे में उनकी पढ़ाई करते हैं और हमारे लिए क्या, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्या चीज रेलिवेंट है, वेदर माइक्रो इज रेलिवेंट और वेदर मैक्रो इज रेलिवेंट और वेदर बोथ आर रेलिवेंट। सो ये हमें चीजें हमारे समझनी जरूरी है। देन what is the nature of economics, business economics क्या क्या नेचर है उसका, a science based on microeconomics that incorporate elements of macroeconomics and art, pragmatic and normative। so इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। and then the next thing is, the last thing is basic economic problems। I hope आप सभी जानते हैं basic economics problems क्या है हमारी, what to produce, how to produce and for whom to produce। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं what is economics। So, what is economics? I know आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन एक रिप्लाई आ रहा होगा इस चीज का कि what is economics? Economics is all about money, but economics is never all about money। मनी तो सिर्फ उसका एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। Money is only a component of economics। You can say component or you can say part of economics। सिर्फ एक उसका पार्ट है। It is not all about money। इकोनॉमिक्स इज नॉट एट ऑल अबाउट मनी। आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या है, मनी के बारे में कुछ बात नहीं होती। मनी तो एक छोटा सा उसका हिस्सा होता है। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है बेसिकली, जब मैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता हूं तो मैं हमेशा इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तीन कंपोनेंट्स बनाता हूं उसके। मेरे हिसाब से जब मैं डिफाइन करता हूं इकोनॉमिक्स को, आई डिवाइड दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन थ्री पार्ट्स। वो थ्री पार्ट्स क्या है बेसिकली, सबसे पहली बात, जो ह्यूमन है, जो हम लोग इंसान है, हमारी वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स है वो क्या है, सबसे पहली बात हमारी अनलिमिटेड है। आप देखिए, आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं या इस टाइम पे खेलने जा सकते हैं या इस टाइम पे मूवी देख सकते हैं, इस टाइम पे खाना खा सकते हैं। तो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही। आपकी वांट्स क्या हो गई, आपकी वांट्स अनलिमिटेड हो गई, ठीक है। आप खाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं। योर वांट्स आर अनलिमिटेड। इसी तरह से आप किसी के बारे में बात करेंगे, हर किसी की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अगर किसी एक पूरा गरीब आदमी के बारे में बात करेंगे तो वो चाहता है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा खाना मिले उसके पास, अच्छे कपड़े हों उसके पास। जो अमीर आदमी है वो चाहेगा कि जो मेरे पास एक बड़ा घर है उसके ऊपर मैं अच्छे अच्छे टाइल्स लगवा लूं, उसके ऊपर मैं और डेकोरेट करा लूं, अच्छा महंगा पेंट करवा लूं। वांट्स क्या है, कभी भी किसी की खत्म नहीं होती। इवन जो आपका रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया का पूरे वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है, उसकी भी वांट्स कभी खत्म नहीं होने वाली। उसकी वांट्स में हमेशा क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो इसीलिए चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसा कभी मत सोचेगा ओहो चलो वो तो बहुत अमीर है उसकी वांट्स कुछ नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होता। चाहे कितना बड़ा अमीर से अमीर आदमी हो, कितना गरीब से गरीब आदमी हो, हर किसी की इच्छाएं, हर किसी की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अमीर आदमी है तो उसकी जो वांट्स होंगी वो उसी हिसाब से होंगी, जो गरीब आदमी है उसकी वांट्स उसी हिसाब से होंगी, ठीक है जी। ह्यूमन वांट्स आर हमेशा अनलिमिटेड। Then second component, second part of my economics is the resources are limited or resources to fulfill the wants are limited। देखिए कैसे, रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, किसी के लिए रिसोर्स पैसा है, किसी के लिए रिसोर्स टाइम है। आपके पास अभी आप एक लेक्चर सी वाला लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। आप इस टाइम को, जो आप ये लेक्चर सुनने में टाइम लगा रहे हैं, आप इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, खेल सकते थे, टीवी देख सकते थे, दोस्तों के साथ घूमने आ सकते थे, मूवी देख सकते थे। तो आपका जो एक टाइम है पर्टिकुलर, ये जो जिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, उस टाइम को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको एक जगह यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई रिसोर्सेज टू फुलफिल द वांट्स आर लिमिटेड। आपकी जेब में 100 रुपीज है, आप क्या करेंगे, 100 रुपीज के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। अब आपके मन में तो होगा कि भाई मुझे 500 रुपए के हिसाब से सामान खरीदना है। तो आपके जो रिसोर्स है, जो मनी है, वो क्या हो गया, आपका लिमिटेड हो गया, ठीक है जी। रिसोर्सेज टू फुलफिल द वांट्स आर लिमिटेड। देखिए मैं आपको इसका एक अलग एग्जांपल देता हूं। एक गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है गवर्नमेंट क्या करती है, सड़क बनवाती है, स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है। गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए करना चाहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलना चाहती है, और आपका गवर्नमेंट सड़क बनवाना चाहती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के काम है, सभी मानते हैं। डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है, एनवायरमेंट को क्लीन करना है,
हमारे एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए, हमें ओशन के समुद्र के ऊपर उन सबको क्लीन करके रखना है, उनको टूरिज्म को डेवलप करना है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास जो उसकी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड हो गई। भाई लोगों के लिए काम करना है, बट लोगों के लिए बहुत सारे काम करने हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़क है, आपका इंटरनेट फैसिलिटी है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी है, डिफेंस है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वांट्स क्या हो गई आपकी, अनलिमिटेड हो गई गवर्नमेंट की भी। बट जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है उनको पूरा करने के लिए वो क्या है, अल्टीमेटली पैसा। भाई सड़क बनवानी है, स्कूल हॉस्पिटल सबके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो वो पैसा क्या हो गया आपका, वो पैसा हो गया अल्टीमेटली आपका लिमिटेड। सो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका कोई इंडिविजुअल हो, हर किसी की वांट्स है अनलिमिटेड और रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वांट्स आर लिमिटेड। यही हमारी सबसे बड़ी कहानी है। चाहे आप किसी भी इंसान को, एक ह्यूमन को लो, एक गवर्नमेंट को लो, एक कंपनी को लो, आप बड़े से बड़े इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, अगर आप उसकी बात भी करेंगे, उसके पास पैसा तो बहुत सारा है, बस उसका टाइम नहीं है। भाई टाइम कहां से आएगा, पैसा भी तो कमाना है, तो पैसा कमाने में टाइम लगा दिया तो फैमिली के साथ कहां पे टाइम लगाओगे आप। तो कहीं ना कहीं टाइम तो खत्म हो गया ना उसके पास। तो वो सब चीजें क्या है, उसके पास भी अल्टीमेटली पैसा हो गया तो दूसरा रिसोर्स कम हो गया, टाइम। किसी के पास टाइम होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, रिसोर्सेज टू फुलफिल द वांट्स आर लिमिटेड। बट जो मुकेश अंबानी है उसकी वांट्स क्या है, आपकी अनलिमिटेड है। भाई उसके पास बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा बंगला है, सब कुछ है उसके पास, बट स्टिल वो कुछ और करना चाहता है। वो कोई आइलैंड परचेज करना चाहता होगा, वो बड़ा हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहता होगा, वो बड़ा शिप परचेज करना चाहता होगा। सो ये सब चीजें क्या है, उसकी वांट्स हैं अलग अलग। वरना आप सोचो अगर आपका सब कुछ है तो आप आगे क्या करना चाहोगे, आप आगे कुछ ना कुछ आपके पास मोटिवेशन होगी, एनकरेजमेंट होगी, तभी तो चीजें आप अपना काम करोगे, वरना आप मेहनत नहीं क्यों करोगे। सो वो हमारी वो जो एनकरेजमेंट है वो हमारी कहां से आती है, हमारी वांट से। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये काम करें। आप लोग चाहते हो कि आप पेपर में रैंक लेके आओ अपनी सीए के फाउंडेशन पेपर में, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, इसलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो। आपकी वांट्स हो गई अनलिमिटेड, आप चाहते हो आपके चारों पेपर को मिला के आपकी रैंक आ जाए, बट आपका रिसोर्स क्या है, टाइम, वो है आपके पास लिमिटेड। अब सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट पेपर से 10 दिन पहले पढ़ने बैठता है, तो टाइम तो लिमिटेड हो गया, वांट्स उसकी बहुत सारी हो गई, तो फुलफिल कहां से होगी। अभी आपके पास सपोज कीजिए बहुत सारा टाइम है, आपका पेपर से आपने 6 महीने पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, आप कहेंगे सर टाइम तो मेरे पास बहुत सारा है, बट आप उस टाइम को यूटिलाइज ही नहीं करोगे तो कहां से टाइम आएगा। सो आपकी वांट्स जो फुलफिल नहीं हो पाएंगे ना उससे। सो इसीलिए जो ह्यूमन वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज टू फुलफिल द वांट्स आर लिमिटेड। सो इसलिए जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है, वी हैव टू मेक चॉइसेस, वी हैव टू मेक चॉइसेस in order to maximize our satisfaction level। क्योंकि हमारे रिसोर्सेस हो गए लिमिटेड तो और हमारी वांट से अनलिमिटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर से उन चीजों को फुलफिल करना चाहेंगे, उन वांट्स को फुलफिल करना चाहेंगे विच गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, आपको लगता है कि अक्षर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है भाई, तो चलो इन्हीं के लेक्चर को पूरा कंप्लीट करते हैं। आप सोच रहे थे आपके इतने में दोस्त का फोन आ गया, चलो भैया खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, आपने उसको मना कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने एक चॉइस करी कि नहीं मुझे लेक्चर यहाँ पे सुनना है, या तो मैं आपको पसंद आ रहा हूं, या फिर लेक्चर पसंद आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि पेपर में स्कोर करना है। ठीक है, तो कोई ना कोई रीजन की वजह से आपने क्या किया, आपने चॉइस करी। क्यों चॉइस करी, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, बिकॉज दैट इज मैक्सिमाइजिंग योर सेटिस्फेक्शन। आपको लगता है लेक्चर सुनूंगा तो मेरे पेपर में अच्छे स्कोर आएगा, तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप लेक्चर बंद कर दोगे कि सर तो बकवास पढ़ा रहे हैं, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने चलता हूं, बिकॉज दैट विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक चॉइसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो आप उन्हीं चीजों के ऊपर खर्चा करोगे जो कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगी। आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आपको लगा नहीं मैं भूख ज्यादा लग रही है, पहले खाना खा लेता हूं, झूले ही झूलना है या किसी और चीज में गाड़ी में ट्रैवल करना है वो सब बाद में करूंगा, पहले मेरे खाना जरूरी है, पहले खाना खा लेता हूं, बिकॉज दैट विल गिव मी द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। So this is all about my definition of economics. Human wants are unlimited, but the resources to fulfill those wants are limited. Therefore, every individual, every household, government, firms, they have to make choices in order to maximize their satisfaction level. Because ultimately, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अपने satisfaction level को maximize करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे बोलोगे ना कि सर समझ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपका satisfaction level वहां पे 0 होगा। बट किसी को समझ में सब कुछ आ रहा होगा तो ही विल बी हैप्पी, और ही और शी विल बी हैप्पी विद मी। ठीक है जी, सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड, जो कि मैं हमेशा इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता हूं सबसे पहली क्लास में। ठीक है जी, चलिए आते हैं हमारे मटेरियल के ऊपर, देखते हैं उसमें वो क्या बातें बोल रहे हैं। छोटे छोटे जो चीजें हैं देखिए, क्योंकि हमारा पेपर क्या है, एमसीक्यू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन यहाँ पे चीजों को मार्क करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी इनको वर्ड टू वर्ड ध्यान रखोगे। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका एमसीक्यू पेपर में छोटी छोटी चीजों को फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देते हैं।
सो अगर आपने लाइन किसी लाइन को मिस कर दिया तो आपका वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो जाएगा. So the term economics owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household. Till 19th century, economics was known as political economy. देखिए 19th century तक क्या होता था कि जो हमारी economics that was part of my politics, political economy. तो तब तक लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स का ही पार्ट मानते थे. बट उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट्स को डेवलप किया आपके और उनके ऊपर काम किया, और उसके बाद से दे स्टार्ट कंसीडरिंग इकोनॉमिक्स एज अ डिफरेंट फील्ड. The book named An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, usually abbreviated as The Wealth of Nation by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. Adam Smith, Wealth of Nation, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिनको आपको ध्यान रखना है कि इनकी वजह से ही जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आपका सेपरेट फील्ड बन पाई. Before we start with the meaning of business economics, it is important for us to understand what economics is about. For this, consider the following situation. Already मैं आपसे डिस्कस कर चुका ये चीजें, एक बार फटाफट से एग्जांपल को देख लेते हैं. So it's your birthday and your mother gives you 1,000 rupees as birthday gift. You are free to spend the money as you like. What you will do? You have many options before you, such as, देखिए 1,000 rupees बेसिकली क्या हो गया, आपके रिसोर्सेज हो गए, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया वहां पे आपका. अब आपका करना कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है. ऑप्शन 1, you can give a party to your friends, you can buy yourself a dress for 1,000 rupees, you can go for a movie and eat in a restaurant, you can buy yourself a book and save the rest of the money. So these are your wants which are unlimited, but your resources are limited. Clear? So जैसे मैंने बातें वहां पे डिस्कस करी वही आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ वो चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं. Now what you notice, you have many options before you. Given a choice, you would like to spend not only on your friends but also would like to go for a movie, eat in a restaurant, buy a dress and a book and save some money. However, you cannot have all of them at the same time. जैसा मैंने बोला, आप सभी को फुलफिल नहीं कर सकते because you have only 1,000 rupees with you. So had your mother given you 2,000, you might have satisfied more of your desires. अगर आपके रिसोर्सेज ज्यादा होते तो अपने डिजायर्स, कुछ ज्यादा डिजायर्स को फुलफिल कर लेते. But she said not. Now you find yourself in a dilemma as to which of the above options to choose. You will have to go for an option or a combination of one or more options. What do? You evaluate the various alternatives and choose the one that gives you the greatest satisfaction. As I told you, choices you are making some choices which give you the maximum level of satisfaction. Similar dilemma is faced by every individual, every society, and even every country in this world. Life is like that. Since we cannot have everything we want with the resources we have, we are forever forced to make choices. Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. So we are satisfying those wants which gives us maximum satisfaction. These two fundamental facts, that human beings have unlimited wants and the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of economics. जैसे मैंने आपको बताया, wants are unlimited and resources are limited, and therefore we have to make choices in order to fulfill our unlimited, or we have to maximize our satisfaction level. Let us now examine what economics study is about. Economics is the study of the process by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being in a society. देखिए बात सारी वही है जो हमने अभी तक बात करी है, बट ये क्या थोड़ा सा इसको एक अलग इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया. क्या लिखा इन्होंने कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको मैं एलोकेट करता हूं इस तरह से अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग मेरी वांट्स के ऊपर, सच दैट जो मेरी सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है जी. ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड. नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, एफिशिएंटली यूज्ड, क्योंकि देखिए आपके रिसोर्सेज क्या हैं, योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो यू वांट टू यूज देम एफिशिएंटली सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन. When they are allocated to their highest valued uses. Economics is the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants, and how to distribute these goods and services among ourselves. This definition of economics, with the narrow focus on using the relatively scarce resources to satisfy human wants, is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. Despite being correct, it is incomplete as it brings to our mind the picture of society with fixed resources, skills and productive capacity. Deciding on what specific kinds of goods and services it ought to produce
with the given resources and how they ought to be distributed among the members of the society. ये बेसिकली कौन सी चीजें आ गई आपकी यहाँ पे, क्या इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, उसका एलोकेशन, उनको कौन यूज करने वाला है. However, two of the most important concerns of modern economics are not fully covered by this concept. On the one hand, we find that productive capacity of modern economics has grown tremendously. देखिए, अब आप लोग कह सकते हैं कि सर देखिए डेली की डेली टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है. आपके रोबोट्स आ रहे हैं मेडिकल साइंस के अंदर, आपके एरोप्लेन आ गए, तो जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका, जो आपका पहले शिप से चीजें कवर होती थी कई कई महीनों में, वो आज के टाइम पे आपके एरोप्लेन से आपकी चीजें घंटों में कवर हो जाती है. तो आपकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, आपकी मॉडर्न चीजें आ रही है, उसकी वजह से क्या है, आपका रिड्यूस हो रहा है चीजों का टाइम, कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है. आप इंडिया में देखते हैं मेट्रो आज के टाइम में आ गई, तो मेट्रो से काफी सारा आपका कंजम्पशन जो टाइम है वो सेव हो रहा है. इसी तरह से बुलेट ट्रेन आएगी तो उससे भी आपका काफी टाइम सेव होगा. बट द पॉइंट इज कि हर एक जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बाद क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ सोचना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसीलिए क्या है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हमारी वांट्स हमेशा क्या है, हमारी इंक्रीज होती रहती है. तो इसलिए हमेशा हमारी वांट्स अनलिमिटेड ही रहती है. Population and labor force have increased, new sources of raw material have been discovered, and new and better plants and equipments have been made available on farms and factories and mines. Not only has the quantity of available productive resources increased, their quality has also improved substantially. Better education and newly acquired skills have raised the productivity of labor force and has led to the discovery of completely new kinds of natural resources, such as shale gas and new alternative greener source of energy, such as solar and wind power. On the other hand, we know that the resulting growth in production and income has not been smooth. There have been periods in which output not only failed to grow but also actually declined sharply. During such periods, factories, workers, and other productive resources have remained idle ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड. आइडल का बेसिकली मतलब होता है आपका कांस्टेंट, ये एक मतलब उनका कोई यूज नहीं हो रहा, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं. क्यों? जब उनको डिमांड ही नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन किस लिए करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो आपके सोर्सेज हैं, आपके मशीन्स हैं, वर्कर्स हैं, दे बिकम, आई मीन उनका कोई यूज नहीं होगा. ठीक है, दे बिकम आइडल. So therefore, economics concern itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources to various uses. It also deals with the process by which the productive capacity of these resources is increased, and with the factors which have led to sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources. पहली बात, हमें देखिए, हम लोग बात करते हैं कि मुझे कितना, हमारे पास जो ग्रोथ है, हमारा जो यूज है, हमारे पास एक लेबर फोर्स है, पढ़ी लिखी लेबर फोर्स है, उसको कैसे यूज करना है, एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात है जो नई जनरेशन आ रही है उसको भी पढ़ाई लिखाई करानी है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है. सो पहली बात, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज कैसे करना है, पहली बात. और दूसरी बात, जो हमारे नई टेक्नोलॉजी है, नया लेबर फोर्स है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसकी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है. आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है बट वो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है, तो आप ये सोचोगे ना कि मैं इसको एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल कैसे बनाऊं, मैं क्या इसके अंदर पेस्टिसाइड डालूं, फर्टिलाइजर डालूं, मिट्टी डालूं, ताकि ये क्या बन जाए, मेरी प्रोडक्टिव लैंड बन जाए. तो वही चीज क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको बेस्ट तरीके से यूज कीजिए, एफिशिएंटली यूज कीजिए, और जो नए रिसोर्सेज हैं उनको ढूंढते रहिए. जैसे आपके पेट्रोल वगैरह है, उनको आपको सर्च करना पड़ेगा कि पेट्रोल के सोर्सेज कहां कहां पे हैं. लेबर है, उसको उसकी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, क्योंकि क्या होगा, जब फ्यूचर में वही लोग आपके काम आने वाले हैं, वही आपके नए रिसोर्सेज बन जाएंगे. ठीक है जी. सो ये एक मैं पैराग्राफ आप लोगों की रीडिंग के लिए छोड़ता हूं. आई होप मैंने आपको काफी सारा इकोनॉमिक्स के बारे में क्लियर करा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हमें किन चीजों के बारे में बात करनी होती है, एंड आपका इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन, एंड जो नए रिसोर्सेज है उनको डेवलप करना, उनको फाइंड आउट करना और उनकी स्किल्स को डेवलप करना. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. देखिए, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ली, बट हमारा जो मेन पेपर है वो क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में. So having understood the meaning of economics, let us now understand what business economics is. For this, consider the following situation. देखिए, ये एक आपका यहाँ पे इन्होंने बॉक्स दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, मैं क्विकली इसको रीड कर रहा हूँ. अगर आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए, एक बार ये पूरा एग्जांपल खुद पढ़ लीजिए, फिर आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी रहेगी. So Mr. G. Ramamurthy, the CEO of World Wide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question, well, ladies and gentlemen, what you say? Shall we go into soft drink business? Give us some time. Sir, remarked Swaminathan. Another board member said, sir, give us some time. You are asking to approve a major decision which will have a long-term impact on the direction of the company.
I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drink market is growing fast and it's closely related to our core business, food, answered Ramamurthy. But competition with the White Soft Drink Limited and Black Nectar is tough. They are already into this business for years, remarked another board member. So देखिए, हर एक बोर्ड मेंबर ने क्या कहा, अपना अपना कोई ना कोई इशू बताया. जो एक मेंबर था रामामूर्ति, उसने बोला कि भाई हमें सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए. बट जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए सर, इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होगा, तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे. ठीक है जी. दूसरे एक बोर्ड ऑफ मेंबर ने बोला कि सर ऑलरेडी दो कंपनीज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें कंपेयर करना है. जैसे मैं आपको मार्केट्स की हम लोग ने बात करी, डिफरेंट मार्केट्स की, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑलरेडी दो फर्म्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो वेदर यू शुड एंटर इन द मार्केट और नॉट. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल टॉक इन आवर यूनिट 4. That is right, but we must not forget that the statistics show that there is still room for growth in this market. And also food business is near maturity, replied Ramamurthy. Don't forget that even Swati Food tried entering the soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agarwal, another board member. अब एक बोर्ड मेंबर ने क्या कहा कि सर देखिए, एक जो ऑलरेडी फर्म थी स्वाति फूड, उन्होंने यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करी बट वो फेल हो गई. किस वजह से फेल हुई वो तो अलग चीज है, बट द पॉइंट इज वो फेल हो गई. तो हमें उनके फेलियर से या तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती करी जिससे वो फेल हो गए. Moreover, the projection you are showing are based on last 10 years data. What is the guarantee that the trend will continue? ये हमारा आ गया बिजनेस साइकिल वाली बात. आपका ट्रेंड अभी अपसाइड है, बट यू नेवर नो कि वो अपने टॉप पे पहुंचूगा नहीं पहुंचूगा. अगर वो टॉप पे पहुंचूगा और तब आप बिजनेस में एंटर करते हैं, देन you have to face losses. He questioned. Also, we should not forget that Indians have become health conscious, and who knows tomorrow what will prefer. He continued. So, well, friends, all your concerns are logical, and believe me, I have given much thought to these ifs and buts. My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market, a return that will be more than what we are earning in food industry. We are already working on this detail of production, cost, pricing, distribution, financing, etc. I fear if we wait for long, we will be missing an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make the most of it. Marked रामामूर्ति. देखा आपने एग्जांपल पूरा देखा कि किस तरह से जो एक रामामूर्ति जी थे उन्होंने बोला कि हमें नए बिजनेस में एंटर करना है, बट जो बाकी डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला, उन्होंने अपने अलग अलग कंसर्न्स उठाए कि मार्केट हो सकता है अपने टॉप पे आ चुकी हो, हम एंटर करेंगे तो मार्केट फॉल करेगी, तो वी हैव टू फेस द लॉसेस. किसी ने बोला कि भाई हमें कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड देखना चाहिए, क्या उसकी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्या हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहेंगी, उन सब चीजों के ऊपर भी कंसर्न किया. किसी ने जो अदर फर्म्स है, एग्जिस्टिंग फर्म्स है, उनके बारे में बात करी. किसी ने बात करी कि कोई फर्म किसी और फर्म ने एंटर करने के बारे में सोचा बट वो फेल हो गए उसके अंदर. सो ये सब चीजें क्या होती हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जब भी आप डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, सो ये सब फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. So what do you notice in this hypothetical example given above? The management of the company is faced with the problem of decision making. As we are aware, the survival and success of any business depends on sound decisions. Decision making refers to the process. देखिए, decision making refers to a process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative course of action. देखिए यहाँ पे दो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, या तो फर्म इन्वेस्ट करे या फिर नहीं करे. तो अगर फर्म इन्वेस्ट करती है तो वो चाहेगी कि भाई वहां से मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले. ऐसा ना हो कि मुझे लॉस हो और मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरे पास ज्यादा पैसा बचता, बजाय मैंने कि इन्वेस्ट किया, मैंने लॉस लिया और मेरा पैसा खराब हो गया. सो यू हैव टू मेक चॉइसेस. द डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको चूज कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड. आपका डिजायर्ड एंड क्या है कि यू वांट टू अर्न प्रॉफिट. Decision making involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information, and choice of a particular alternative which the decision maker finds as the most suitable. As explained above, the question of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital, and management are limited. Ultimately, देखिए बात वहीं पे आ गई that our resources are limited. हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमारी जगह लिमिटेड है, हमारा कैपिटल लिमिटेड है, हर एक चीज क्या हमारे पास लिमिटेड है. तो हमें कहां पे उसको इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू टेक द डिसीजन वेरी वाइसली. कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूज, क्योंकि आप उसके अल्टरनेट यूज कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन यही आता है, अगर सपोज कीजिए पेपर से पहले आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है, तो वहां पे आपके पास सिर्फ एक ही चीज है कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर लूं, या एक और अनदर चीज है जो लोग कहते हैं कि भाई आप थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करो. आपका आता सब कुछ है बट आप थोड़ा रिलैक्स करोगे तो आप अपने जो चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, जो पढ़ा हुआ है, आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे. तो हमारे पास हर चीज को करने के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. जो मेरे पास मेरे रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक चॉइसेस.
Therefore, more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternative must be rejected. The management of a business unit generally needs to make strategic, tactical, and operational decisions. A few examples of issues requiring decision making in the context of businesses are illustrated below. Should our firm be in this business? Should the firm launch a product given the highly competitive market environment? If the firm decided on launching a product, which available technique of production should be used? From where should the firm procure the necessary inputs and at what prices so as to have competitive edge in the market? Should the firm make the components or buy them from other firms? So ये सब क्या है आपके बिजनेस डिसीजंस है जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ता है. आप यू हैव टू मेक चॉइसेस कि भाई मैं क्या करूं, मैं चीजें अपने आप बनाऊं या किसी से आउटसोर्स कर दूं उसको, या मैं किस टेक्निक को यूज करूं. दीज ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द दीज आर बेसिकली योर बिजनेस डिसीजंस. ठीक है जी. So decision making on the above as well as similar issues is not as simple and straightforward as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic. The problem gets aggravated because most of the time decisions are to be taken under conditions of imperfect knowledge and uncertainty. देखिए अब यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, हमारे पास हमेशा हमें दो दिक्कतें रहती हैं. That first is your imperfect knowledge and other is your uncertainty. दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या हो गया आपका, आपको फ्यूचर पता नहीं है. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि बस आपको नहीं पता कि सर मार्केट में डिमांड होगी कि नहीं होगी, आपको नहीं पता कि स्वाति फूड्स फेल हो गया तो क्या हम लोग सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज बेसिकली योर अनसर्टेनिटी. यू डू नॉट नो द फ्यूचर. आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बट सपोज कीजिए पेपर वाले दिन आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कुड नॉट स्कोर वेल. सो फ्यूचर इज अनसर्टेन. हमारे पास जो प्रेजेंट में है हम उन चीजों को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से अपना बेस्ट डिसीजन लेते हैं. ठीक है जी. एंड इम्परफेक्ट नॉलेज, आपको नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है. सो दैट इज अगेन योर इम्परफेक्ट नॉलेज. आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आपके सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. जैसे अगर हम फर्म के बारे में बात करते हैं, उसको नहीं पता कि मार्केट में डिमांड कितनी होने वाली है, उसको नहीं पता कि किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है. सो इम्परफेक्ट नॉलेज है. आपको नहीं पता कि आपके एंटर करने से दूसरी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपना प्राइस कम ना कर दे. वो अगर अपना प्राइस कम करेगी तो क्या होगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. सो दैट इज वाई इन मार्केट देयर एग्जिस्ट इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी एंड दैट इज वाई आवर डिसीजन बिकम्स मोर कॉन्शियस. हमें हमारे जो डिसीजन लेने होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं. दैट इज वाई डिसीजंस आर टेकन अंडर कंसीडरेशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी. Decision making requires that the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. Business economics meets these need of management by providing a huge corpus of theory and techniques. Briefly put, business economics integrate economic theory with business practices. Business economics है तो economics भी आ गया और साथ में आपके business practices भी आ गया. Business economics, also referred as managerial economics, generally refers to integration of economic theory with business practices, जैसा भी मैंने आपको बोला. While the theories of economics provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, business economics applies these tools in the process of business decision making. हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए इकोनॉमिक्स के, बट उसको अप्लाई कैसे करना है बिजनेस के अंदर, वही सारी हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात होती है. Thus, business economics comprises of that part of economic knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision making. ठीक है जी. So, business economics has done connection with economic theory, micro as well as macro, operation research, statistics, mathematics, and the theory of decision making. A professional business economist has to integrate the concept and methods from all these disciplines in order to understand and analyze practical management problems. Business economics is not only valuable to business decision makers but also useful for managers of not-for-profit organizations such as NGO and voluntary organizations. अब देखिए आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस to make business decisions involving the best use of an organization scarce resources. जॉन डेल, देखिए ये कुछ नाम है, मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आप लोग इन नामों को ध्यान रखिए. उन्होंने क्या बोला है एग्जैक्ट उन चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का चीजें बनके आ सकती है एमसीक्यू में. ठीक है. So Joel Dean defined business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies. Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, and cost analysis. ठीक है जी. Our approach in this text is to focus
ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो मेन आपका जो हार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स है, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वी विल वर्क मोर ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो आपका पार्ट फाउंडेशन के अंदर पेपर है वो पूरा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही कंसेप्ट को फॉलो करता है। जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो आप लोग बात सीखेंगे इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर अपने। So theory of business behavior of consumers and firms in competitive and non-competitive market. This theory provides managers with a basic framework for making key business decisions about the allocation of their firm's scarce resources. देखिए, जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आपका सिर्फ काम अकाउंट्स को मैनेज करना नहीं होता ना, आपको देखना है कि फर्म क्या कर रही है। आप जिस भी फर्म के लिए काम करेंगे आप उसको गाइड कर पाएंगे कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आपकी फर्म लॉस में है, आपको ये डिसीजन बनाने चाहिए। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंट्स हैं जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अकाउंट्स मैनेज नहीं करते, वो उनके बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काम करते हैं। तो वहां पे आपका ये सब थ्योरीज, ये सब नॉलेज आपकी काम आती है। ठीक है जी। सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट वी डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले एक बार हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्विकली। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो माइक्रो का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपका सिंगल एंटिटी। अगर आप किसी एक इंडस्ट्री की बात भी करते हैं, सिंगल इंडस्ट्री, वन इंडस्ट्री, लेट्स से इफ आई से ऑटोमोबाइल, आप लोग सोचेंगे सर इसमें बहुत सारी कंपनीज आ रहेगी आपकी, बट होता क्या है, ये है तो अपने आप में सिर्फ एक इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्री तो आपने कवर नहीं करी ना, ऑटोमोबाइल तो सिर्फ एक इंडस्ट्री हुई। तो एक इंडस्ट्री भी क्या है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। जब आप सारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैक्रो के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज की, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। जब तक आप पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। In other words, microeconomics examine how the individual unit, consumers or firms make decision as to how they efficiently allocate their scarce resources. Here the focus is on the small number of or group of units rather than all the units combined. Therefore, it does not explain what is happening in the wider economic environment. आपका जब आप माइक्रो की बात करते हो तो आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हो, so that does not represent what is happening in the entire economic environment. So we mainly study the following in the microeconomics: production pricing, consumer behavior, factor pricing, economic conditions of sections of people, behavior of firm and location of industry. अब देखिए, macroeconomics is the study of overall economic phenomena or the country as a whole, ठीक है जी, rather than its individual part. Accordingly, in macroeconomics we study the behavior of large economic aggregates such as the overall level of output and employment, total consumption, total saving, total investment, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल नहीं देख रहे कि किस एक आदमी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, हम क्या देख रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल सेविंग्स कितनी हुई, टोटल आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कितना है। सो ये सब क्या हो गया, आपका टोटल हो गया। किसी एक फर्म, किसी एक इंडिविजुअल, उसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं कर रहे। दैट इज वाई दीज आर ऑल योर एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ दीज एग्रीगेट्स शिफ्ट ओवर टाइम. It analyzes the overall economic environment in which the firms, government and households operate and make decisions. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. A few areas that come under macroeconomics are national income and national output, the general price level and interest rates, balance of trade, balance of payment, external value of currency, the overall level of saving and investment, the level of employment and rate of economic growth. देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं कि सपोज उन्होंने पूछ लिया कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वेदर इट इज माइक्रो और मैक्रो, या वो पूछ सकते हैं कि सपोज आपको चार ऑप्शन दिए, विच वन इज नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स और विच वन इज नॉट कंसीडर्ड एज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसलिए आपको चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कौन सा माइक्रो होगा, क्यों होगा, मैक्रो होगा तो क्यों होगा। ठीक है जी, आप देखेंगे हर एक चीज जो यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट दे रखे हैं मैक्रो के अंदर, दे आर नॉट कंसर्न, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और वन इंडिविजुअल फर्म। ये क्या है, आपके पूरी कंट्री के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में। While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomics also has got an important role to play. क्योंकि कोई भी फर्म क्या है, देखिए आप एक फर्म के बाद में स्टडी तो कर लीजिए, बट वो क्या डिसीजन लेगी या नहीं लेगी, that is also affected by the macroeconomic phenomena.
मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, या सपोज कीजिए आपके मार्केट में एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग गए। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आप कोई भी, आपने सपोज कीजिए उन्हीं एक्सपोर्टेड गुड्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या होगा, आपकी सप्लाई, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उन चीजों की। सो दैट इज वाई हर एक फर्म, हर एक इंडिविजुअल के डिसीजंस क्या होते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। आप कितना कंजम्पशन करेंगे, कितनी डिमांड करेंगे, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय कि गवर्नमेंट कितना टैक्स आपसे ले रही है। अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब आपका कंजम्पशन है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिसीजन दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेस। So macroeconomics analyzes the background of economic condition in an economy which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decision. Business firms need a thorough understanding of the macroeconomic environment in which they have to function. For example, knowledge regarding conditions of inflation and interest rates will be useful for the business economist in framing suitable policies. Now we shall examine the nature of business economics. अब हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स से नेचर की बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स की बात करेंगे। सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। The economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities. Economic theories are hypothetical and simplistic in character as they are based on economic models built on simplified assumptions. जो हमारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं वो क्या है, सर्टेन हमने मॉडल्स को डेवलप किया और मॉडल्स जो थे वो हमारी असम्पशंस के ऊपर बेस्ड थे। तो इसलिए जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो हाइपोथेटिकल हैं एंड सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर है। बट जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द योर रियल वर्ल्ड, जो कि अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी डायनेमिक है, वो हर रोज चेंज होते जा रहा है, वो उसमें बहुत सारी चीजें जो कि आपको सोचनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की जानकारी होने से हम लोग अपने डिसीजंस को नहीं ले सकते। Therefore, usually there is a gap between the propositions of economic theory and happening in the real economic world in which the managers make decision. जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो वर्ल्ड है वो काफी डायनेमिक है, काफी कॉम्प्लेक्स है एंड दैट अफेक्ट्स योर डिसीजन ऑल्सो। सो आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते, आपको उन सारे चीजों को, उन सारे एनवायरमेंट को ध्यान में रख के ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। Business economics enable applications of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. So therefore, the following points will describe the nature of business economics. Business environment is a science. Science is a systematic body of knowledge which establishes cause and effect relationship. Business economics integrate the tool of decision science such as mathematics, statistics and econometrics with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goals of business enterprises. It follows scientific methods and empirically tests the validity of the results. सो इट्स अ साइंस। आप लोग यहाँ पे, आप लोग जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि स्वाति फूड्स, अब जैसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि स्वाति फूड्स वहां पे एंटर किया था बट वहां पे फेल हो गए। सो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग अपने एनवायरमेंट को देखते हैं कि कोई फर्म एंटर करी, वो फेल हो गई, तो वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट्स एक्टिविटी कि उसने जब एंटर किया कि उसने क्या गलतियां करी, उसी गलतियों से हम लोग बजाय वो गलतियां करने के हम लोग पहले ही उन चीजों को ठीक करेंगे अपने लिए ताकि हम लोग फेल ना हो। ठीक है जी। So that is why business economics is a science. Based on microeconomics, already we have discussed, कई बार मैंने आप लोगों से बात कर चुका that it is based on a microeconomics. Although macro is also affecting my business decisions, but it is core dependent upon my microeconomics, क्योंकि हम लोग microeconomics हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, डिमांड की, सप्लाई की, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इन डिफरेंट मार्केट्स। सो इसीलिए it is based on my microeconomics. इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला ऊपर अभी कि भाई प्योरली मैक्रो पे डिपेंड नहीं करता बट इट इनकॉर्पोरेट्स योर मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस आल्सो, कि जो आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दैट इज डायनेमिक एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड दैट डेफिनेटली विल अफेक्ट एनी फर्म्स डिसीजन। सो इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। ये दोनों पॉइंट्स के मैं डिटेल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपसे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबव, तो आप लोग एक बार इसको रीड कर सकते हैं, जो डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Business economics is also an art as it involves practical applications of rule and principles for the attainment of set objectives. Use of theory of markets and private enterprises. So business economics largely use the theory of markets and private enterprises. It uses the theory of firm and resource allocation in the backdrop of a private enterprise economy. Pragmatic in nature, macroeconomics is abstract and purely theoretical and analyze economics phenomena under unrealistic assumptions
इन कंट्रास्ट देखिए ये जो हमने बात करी सिर्फ हमने बात करी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे भी हमने ऊपर बोला कि सारे जो हम मॉडल्स डेवलप करते हैं, मेरे जो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, और जो मॉडल्स हैं वो मेरे अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। सो दैट इज व्हाई माय माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। बट इन कंट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब वो आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है in its approach as it tackles practical problems which firm faces in the real world. So pragmatic का मतलब कि more practical, interdisciplinary nature। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, आपको बहुत सारी चीज देखनी है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखना है, आपको मैक्रो भी देखना है, आपको और डिसेंट चीजें भी देखनी है। So business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics, operation research, management, accounting, marketing, finance, statistics and econometrics। नॉर्मेटिव इन नेचर, देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद नया लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं इसके बारे में। हमारे पास दो चीजें होती है, पॉजिटिव नेचर एंड नॉर्मेटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर, सो अलोंग टू लाइंस पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। देखिए पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने कोई भी दो चीजों को टेस्ट किया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि भाई ये होगा तभी ये चीज होने वाली है। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप पास होंगे। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो पॉजिटिव नेचर है वो हमेशा बात करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। दैट डज नॉट टॉक अबाउट एनी वैल्यू जजमेंट। आप कहें कि नहीं सर मैं अपने आप भी कुछ चीजें या मैं चीटिंग करके पास हो जाऊंगा। सो जो पॉजिटिव नेचर है वो आपके वैल्यू जजमेंट को डिस्कस वो इंक्लूड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि भाई अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव नेचर। बट जहां पे आप कहेंगे नहीं सर वैल्यू जजमेंट में कुछ चीजें तो अपने आप भी ठीक कर सकता हूं, जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, वहां पे आप पढ़ो मत पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको आती है आप कितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बट अगर आपको लॉजिक लगाना नहीं आता तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और आपने कुछ नहीं पढ़ा बट आपको लॉजिक अप्लाई करना आता है तो आप सारे क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। सो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका वैल्यू जजमेंट हो गया, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे वैल्यू जजमेंट है। वैल्यू जजमेंट का मतलब हो गया कि आप अपनी समझ से अपनी थिंकिंग प्रोसेस से कितना चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। क्या है ये पॉजिटिव नेचर मेरा बात करता है, बट क्या हो सकता है उसके बारे में पॉजिटिव नेचर कोई बात नहीं करता। इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब्स the economic behavior of individuals or society without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. As against this, a normative science involves value judgment. It is prescriptive in nature. वो आपका descriptive in nature था, ये prescriptive in nature है, and suggests what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in normative science. देखिए जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा, जो सबसे पहले रामामूर्ति जी ने बोला वो उनके डेटा के ऊपर बेस्ड था, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर हो गया कि व्हाट इट इज, कि क्या होना क्या है। भाई पिछले 10 साल का डेटा कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो व्हाट इट इज क्या है, वो मेरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। बट जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला वो क्या था, नॉर्मेटिव अप्रोच थी उनकी, कि भाई ये हो सकता है सर, हो सकता है डिमांड आगे जाके कम हो जाए, हो सकता है जैसे स्वाति फूड्स इंट्रोड्यूस हुआ तो बट वो फेल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज डिपेंड, दैट इज देयर sentences, their comments were based on normative approach कि what ought to be या what should be, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। So business economics is normative in nature. Business economics is generally normative or prescriptive in nature. It suggests the applications of economic principles with regard to policy formation, decision making and future planning. However, if the firms are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. This requires the study of positive or descriptive economic theory. Thus, business economics combines the essentials of normative and positive economic theory, the emphasis being more on the former than the latter. आपकी दोनों चीजों को इंक्लूड तो हम लोग कर रहे हैं, रामामूर्ति जी की बात भी ठीक थी, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात भी ठीक थी, बट द पॉइंट इज हम लोग ज्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, नॉर्मेटिव के ऊपर ज्यादा करेंगे। आपका पास्ट डेटा कुछ कह रहा है, ठीक है बात मान ली, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो हमें उस चीज के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, नाउ द पॉइंट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें ये पढ़ना जरूरी क्यों है, स्कोप। So scope of business economics is quite wide. It covers most of the practical problems a manager or a firm faces. There are two categories of business issues to which economic theories can be directly applied. First is internal issues and second is external issues. Internal issues जो कि आपकी within organization होती है, ठीक है जी, and these can be solved using microeconomics. But जो external issues हैं, these can be solved using macroeconomics. ठीक है जी,
फटाफट एक एक करके इनके बारे में पढ़ते चलते हैं. So now we'll see both of them one by one. First is microeconomics applied to internal issues. Operational issues include all those issues that arise within the organization. जैसे मैंने आपको बोला internal issues, तो जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है आपका, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या प्राइस रखना है, क्या कंपटीशन होना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल परचेज करना है, कहां से परचेज करना है, लेबर को कैसे मैनेज करना है, ये सारे क्या है आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन सारे इश्यूज है. यहाँ पे किसी भी हमने बाहर की फर्म के बारे में कोई बात नहीं किया, जो सारी बातें करी वो क्या थी आपकी इंटरनल थी, इंटरनल इश्यूज थे सारे. और ये सारे हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से. माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है आपके डिमांड की, आपके सप्लाई की, आपकी प्रोडक्शन, आपके कॉस्ट, आपके डिफरेंट मार्केट्स के बारे में. तो सारी चीजें क्या हो गई आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, विच आर सॉल्विंग योर इंटरनल इश्यूज and fall within the purview and control of the management. These issues are internal in nature, issues related to choice of business and its size, product design, technology and factor combinations, pricing, sales promotion, financing and management of investment and inventory are few examples of operational issues. जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई. The following microeconomic theories deal with the most of the issues. देखिए, demand analysis and forecasting. So demand analysis pertains to the behavior of consumers in the market. It studies the nature of consumer preferences and the effect of changes in the determinants of demand such as price, consumer income, price of related commodities, consumer taste and preferences. Demand forecasting is a technique of predicting future demand for goods and services on the basis of the past behavior factors which affect demand. Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantities at the right time and to arrange well in advance for the various factors of production, that is raw material, labor, machines, equipment, buildings, etc. Business economics provides the manager with the scientific tools that assist him in forecasting demand. ठीक है जी, that is basically your internal issue and that is solved by my demand analysis. Then my next is production and cost analysis. So obviously बात है, production theory explains the relationship between inputs and output. A business economist has to decide on the optimum size of output given the objectives of the firm. He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. Production analysis enables the firms to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix to achieve technically efficient way of producing output given the inputs. So हमेशा हमें प्रोडक्शन में क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे मेरा आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम हो, और मेरी जो कॉस्ट है या मैं अपने जो मेरा इनपुट्स है उसको मैं लीस्ट कॉम्बिनेशन उनका यूज करूं, ताकि मेरा क्या होगा, मेरी कॉस्ट में क्या रहेगी, मिनिमम. यही हर एक फर्म चाहती है कि कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो. Cost analysis enables the firms to recognize the behavior of cost when variables such as output, time period and size of plant change. The firm will be able to identify ways to maximize profit by producing the desired level of output at the minimum possible cost. जैसा मैंने आपको बोला, कॉस्ट मिनिमम चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब आप देख रहे हैं डिमांड है आपका, सप्लाई प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, ये सब क्या है आपके इंटरनल इश्यूज है, और ये सॉल्व कौन कर रहा है, मेरी सारी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज. इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आपका वेयर हाउसिंग है उसको कैसे आपको मैनेज करना है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज पर्टेन्स टू रूल्स दैट फर्म्स कैन यूज to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials and finished goods. देखिए, अब जो फर्म्स होती है बड़ी बड़ी, वो किन किन चीजों की इन्वेंटरी रखती है अपने पास. रॉ मटेरियल्स की रखती है, भाई कच्चा सामान होना चाहिए, तभी जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको यूज कर पाओगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए. फिर आपके पास फिनिश गुड्स की होनी चाहिए, ठीक है. तो इन सब चीजों का क्या है, आपको इन्वेंटरी बड़े तरीके से मैनेज करनी पड़ती है. इन्वेंट्री पॉलिसीज अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. अगर आपके पास सपोज कीजिए आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, और रॉ मटेरियल आएगा अगले दिन, तो पूरा दिन तो खराब हो गया आपका. जो लेबर है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कहेगी सर मालिक रॉ मटेरियल ला दीजिए, हम बना देंगे सामान. तो आपको मैनेजमेंट बड़ा, आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बड़ी तरीके से होनी चाहिए कि कभी भी कोई सामान अगर खत्म होने वाला है तो आप फटाफट आप उसको अरेंज करके रख लीजिए, आपको क्या स्टोर में वो अवेलेबल होना चाहिए. सो बिजनेस इकोनॉमिस्ट uses method as ABC analysis, simple simulation exercises and mathematical models to help the firms maintain optimum stock of inventories. देखिए, ये सब है हमारे मॉडल्स हैं, हमें हमारे कोर्स में बिल्कुल भी मॉडल नहीं है, इसलिए आप घबराइएगा मत कि पता नहीं कौन कौन से नाम आ गए, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. इतना कुछ नहीं पढ़ना हमें यहाँ पे, ये तो सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पर्पज है आपकी कि इन्वेंट्री के लिए हमारे क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल होते हैं. बट पॉइंट ये है कि जितने आप अपनी इन्वेंट्री को बना के रखेंगे, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, देखिए एकदम से आपके पास डिमांड आ गया, आपका सुबह सुबह कस्टमर ने फोन किया कि सर इतनी मुझे चीजें चाहिए, अब आपके पास वो तैयार ही नहीं होंगी, आप तैयार करेंगे फिर भेजेंगे, तो उसमें क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है.
इसीलिए हर एक फर्म क्या करती है, अपना कुछ ना कुछ इन्वेंटरी बना के चलती है। दैट डिपेंड्स कि आपकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर आपको रोज मार्केट में डिमांड आ रही है तो आप इन्वेंटरी ज्यादा मेंटेन करेंगे, और कम डिमांड आ रही है तो कम इन्वेंटरी मेंटेन करेंगे। सो वो ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ताकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो आपको। क्योंकि देखिए, जब वेयर हाउस बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग होती है अपने आप में पूरी। आप एक प्रॉपर पूरी बिल्डिंग लेंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, उसमें सामान रखेंगे। अब सामान रखने से खराब भी हो सकता है, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। तो दैट एसोसिएट्स दोज थिंग्स एसोसिएट सम कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को मिनिमम करते हुए हमें अपनी वेयर हाउसिंग इन्वेंटरी को मैनेज करना है। दैट इज ऑल्सो माई पार्ट ऑफ माई माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज दैट इज कंसर्न ओनली विद वन फर्म। देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग को चेंज करना पड़ता है। Analysis of the structure of market provides information about the nature and extent of competition which the firms have to face. This helps in determining the degree of market power, ability to determine prices. देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म के पास कोई भी मार्केट जो उसकी पावर होती है बिल्कुल जीरो होती है, आप अपना प्राइस सेट कर ही नहीं सकते। मोनोपोली में मार्केट पावर बिल्कुल 100% होती है, और आपके थर्ड मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर आपके पास थोड़ी सी आपकी मार्केट पावर होती है कि आप अपना प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। बट यू हैव टू कीप इन माइंड द प्राइसेस सेट बाय द अदर कंपीटिटिव फर्म्स। ठीक है जी। सो दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर, एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइसेस which the firm commands, and the strategies to be followed in market management under the given competitive conditions such as product design, marketing. Price theory explains how prices are determined under different kinds of market condition and assist the firms in training suitable price policy. ठीक है जी। Resource allocation. Business economics, with the help of advanced tools such as linear programming, enables a firm to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. देखिए, क्योंकि resources limited है, हमें उनका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो एक फर्म को कितनी कहां पे पैसा लगाना है, कहां से कितना पैसा एक्सट्रैक्ट करना है, वो सारे क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। उसके हमारे पास अलग अलग थ्योरीज होती हैं। सो फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, द फर्म हैज टू केयरफुली इवैल्यूएट इट्स मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कैरी आउट अ सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन. Theories related to capital and investment provide scientific criteria for choice of investment projects and an assessment of efficiency of capital. Business economics support decision making on allocation of scarce capital among competing use of funds. आपका पैसा लिमिटेड है, बट आप कहां पे अल्टरनेटिव जगह लगा सकते हो, वो आपकी बताती है आपकी थ्योरी कि आपको कहां पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। जहां पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो आप वहां पे उसको इन्वेस्ट कीजिए, आपका रेट ऑफ रिटर्न शुड बी मोर देन योर कॉस्ट। सो जहां पे जो थ्योरीज है वो मुझे यही बताते हैं कि हम उसको फाइंड आउट कैसे करें, जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, जो मेरी कॉस्ट है, उसको मैं फाइंड आउट कैसे करूं, ताकि सो दैट आई कैन फाइंड माई actual return on my investment and so that I can take wise decisions. Profit analysis. Profits are uncertain due to changing prices and market conditions. Profit theory guides a firm in the measurement and management of profits under condition of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful in future profit planning. Risk and uncertainty analysis, that is again part of your microeconomics, क्योंकि businesses का जो business environment है that is uncertain. ठीक है, और वहां पे रिस्क भी बहुत सारा होता है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक वाला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और रिस्क हो सकता है कंज्यूमर ने डिमांड करनी छोड़ दी उसकी, दे बिकम हेल्थ कॉन्शियस, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सारा डिमांड है आपका बिजनेस है फ्लॉप हो जाएगा। सो देयर इज अ रिस्क एंड देयर इज अ अनसर्टेनिटी एज वेल। सो उनके बेसिस पे हमें एनालाइज करना होता है। बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी helps the business firms in arriving at efficient decisions and in formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction. Past data available है, current environment मुझे पता है, future की मैं predict करता हूँ, इन बेसिस के ऊपर मैं अपने डिसीजन लेता हूँ। सो ये हो गया मेरा कि जो मेरे इंटरनल इश्यूज है उनको मैं माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करता हूँ। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल इश्यूज. Environmental factors have significant influence upon the functioning and performance of businesses. देखिए, जब गवर्नमेंट कहती है कि भाई पेट्रोल कंजम्पशन से पॉल्यूशन होता है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने पड़ेंगे, तो उससे होगा क्या, जो पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कार बना रही है, पेट्रोल एंड डीजल कार बना रही है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। सो वहां पे क्या हो गया, एक आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका इंटरनल दिक्कतें आने लग गई। सो इसीलिए आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, दैट अफेक्ट्स योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. So the major macroeconomic factors relate to the type of economic system, the stages of business cycle, the general trends in national income, employment, prices, saving and investment,
गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पेट्रोल कार्स आर बैंड नाउ, तो उससे क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल कार बना रही है उनके सब कुछ खत्म हो गया, काम बिजनेस ही खत्म हो गया उनका। सो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा हर एक फर्म डिपेंडेंट होती है। वर्किंग ऑन सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशंस। आपको पैसा कहां से मिलना है, सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन लेके आ रहा है, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर वो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे आपका, तो जो फर्म्स को लोन लेना है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ गई। सो सेंट्रल बैंक के, गवर्नमेंट के डिसीजंस हर एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। सो ये सब भी क्या होते हैं, हमारे फर्म्स को, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, अब उससे क्या होगा, कोई भी हर एक बिजनेस को उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्रीज में वॉर होती है तो डेट अफेक्ट्स, जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे वॉर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। सो उससे क्या होता है, हमेशा हमारे एक अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है, लोग सिर्फ जरूरी चीजों का सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो और चीजें हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है जी। So business decisions cannot be taken without considering these present and future environmental factors. As the management of the firm has no control over these factors, it should fine-tune its policies to minimize their adverse effect. हम एक फर्म तो कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर, सेंट्रल बैंक के डिसीजन के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान में वॉर होएगा उसके ऊपर फर्म तो कुछ कर नहीं सकती, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी ताकि उनका जो लॉस है वो सबसे मिनिमम हो उन केसेस के अंदर। ठीक है जी। अब ये इस चैप्टर की समरी आ गई, ये समरी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और मैं इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ दूं, कंप्लीट कर दूंगा। जो पार्ट 2 है इस चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आई है। मैंने काफी डिटेल में आपसे एक एक चीजों को डिस्कशन करने की कोशिश करी है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी है, ताकि आपको छोटी छोटी चीजों को समझ में आ सके। देखिए ये पेपर एमसीक्यू पेपर है, यहाँ से लाइन्स के बीच में से क्वेश्चन आपका उठ के आ सकता है, तो बहुत जरूरी है आप एक हर एक चीज को, हर एक लाइन को बहुत समझ के, उनकी चीजों को, उनकी डेफिनेशन हो तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको आपको याद रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्ट याद रहे, क्योंकि एग्जैक्ट हम कुछ भी याद नहीं रख सकते, मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट चीजों को याद करे, रट्टा करे। ठीक है जी। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझो, बट कुछ बार क्या होता है, डेफिनेशंस होती हैं, हमें याद नहीं करना, बट हमें उन्हें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है जी। किसने डेफिनेशन बोली, क्या बोली, उसको दिमाग में रखना है, क्या क्या मेरे फैक्टर्स है, क्या नेचर है, उनके पॉइंट्स क्या हैं, वो सब चीज समझ में हमारे आने जरूरी है। ठीक है जी। तो ये मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, काफी इजीली मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।